जय हिंद दोस्तों, आपका एम क्लासेस में स्वागत है। आज मैं पर्यावरण से संबंधित सीटेट पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, साधन एवं पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन। तो आज हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री, साधन एवं पर्यावरण शिक्षा का मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी छात्रों का विश्वास, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनको छात्र जीवन को आकार देते हैं, बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। अपने गुरुओं पर छात्रों का विश्वास ही बहुमूल्य निधि है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है हमारा सिद्धांत। चलिए इस प्रश्न की विश्लेषण करते हैं। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। जो हमारा सिद्धांत होता है उसके साथ प्रयोग अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है, हमें अभ्यास हो जाता है, यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। इसलिए परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह हो जाता है हमारा सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो प्रश्न नंबर 3 का जवाब है हमारा ऑप्शन सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्योंकि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम का करना निहित होता था। तो हमारा उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तो दोस्त, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और भी सीटेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी मुझसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन ए है लक्ष्य केंद्रित विधि, ऑप्शन बी सार्वजनात्मक विधि, ऑप्शन सी चयनात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्त, किसी भी सीटेट में प्रश्नों को हम बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से क्या होता है कि हमें प्रश्न समझ में आता है। जब प्रश्न समझ में आएगा तो आप स्वयं ही उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसलिए हमें प्रश्न को पढ़ना अनिवार्य है ध्यानपूर्वक। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण में हमें लक्ष्य केंद्रित भी करना है, सर्वजनात्मक विधि भी करना है और चयनात्मक भी करना है, यानी उपयुक्त सभी।
हमारे पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान के लिए इन तीनों विधियों का आवश्यकता है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है, ऑप्शन डी। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन में समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता होना चाहिए, चयन करने की क्षमता होना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के निम्न 3 गुण होने चाहिए। लक्ष्य केंद्रित विधि यानी गोल ओरिएंटेड मेथड, सृजनात्मक विधि क्रिएटिव मेथड, चयनात्मक सेलेक्टिविटी, ये सभी विकल्प होने चाहिए। तो चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, ऑप्शन ए, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है हमारा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन बी। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना। जब तक कि बालक प्रकृति के बारे में नहीं जान पाएगा तब तक वह पर्यावरण अध्ययन कैसे करेगा। इसलिए बच्चों को यानी छात्रों को पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण कराना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, ऑप्शन डी, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अगर हम बार बार परीक्षा कराते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो विद्यार्थियों में भय नहीं बना रहता कि सर जी कब टेस्ट ले लेंगे। इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों में बार बार करना चाहिए, यानी लगातार। इसलिए हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए छात्रों का निरंतर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है हमारा शिक्षण विधि के सिद्धांत पे, ऑप्शन डी। क्योंकि प्राथमिक स्तर का शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दिया जाता है खेल विधि के द्वारा, कि कौन सा विद्यार्थी किस खेल में रुचि रखता है, उसके अनुसार शिक्षण विधि के सिद्धांत से उसको खेल विधि पर आधारित शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, निर्धारण मापनियाँ, ऑप्शन बी, दत्त कार्य, ऑप्शन सी, कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न। तो इस प्रश्न का जवाब होगा दत्त कार्य। दत्त कार्य होगा क्योंकि सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है। क्योंकि दत्त कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं का
आकलन आसानी से हो सकता है। इसलिए समूह कार्य से परीक्षण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्ति विशेषताओं के आकलन के लिए हमें दत्त कार्य उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। दत्त कार्य दिया जाना चाहिए विद्यार्थियों को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। देखिए प्रश्न में ध्यान से देखिए, नहीं दिया है। ठीक, तो बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, क्या यह विकल्प सही है? कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, क्या यह सही है? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो इस प्रश्न में हमारा 3 विकल्प तो सही है, लेकिन यह विकल्प विद्यार्थियों को फॉलो नहीं करता, क्योंकि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना है। हम बच्चों को कोई कुछ बनाने को देते हैं वस्तुओं को, तो हम ये नहीं पता करते हैं कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना है। हमें निर्णय नहीं करना है, हमें ये पता करना है कि कौन लिए शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहना, बच्चों में रद्दी वस्तु का पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझना एवं बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना है, ना कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में यह निर्णय करना है कि हमारा कक्षा में कौन विद्यार्थी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पे पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझना है और सृजनशीलता का विकास करना है। तो लेकिन हमारे प्रश्न में पूछा है नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। ऑप्शन डी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो दोस्त इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, क्योंकि आकलन प्रक्रिया असेसमेंट प्रोड्यूसर में बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास नहीं है। यह स्थैतिक होता है, यह कम उपयुक्त होता है। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही।